बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा और अब आइए सीधा आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोंक सवाई माधोपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं वहीं का। फिर एक बार साथियों, हमारे राजस्थान ने सदियों से सीमा पर खड़े मजबूत प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। राजस्थान ये बखूबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार ये कितनी जरूरी होती है। इसलिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। आपने 25 की 25 सीटें भाजपा को जीत करके झोली भर दी थी। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, एक स्थिर और ईमानदार सरकार देश के विकास के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये पिछले 10 वर्षों में सबने देखा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इतना बड़ा काम कैसे संभव हुआ? कैसे हुआ ये? इतना बड़ा काम कैसे संभव हुआ? देश को सबसे मजबूत स्थिति में किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? माताएं बहनें बताएं, किसने पहुंचाया? ये आपकी उदारता है, आपका प्रेम है, आपके आशीर्वाद है कि आप सारी क्रेडिट मोदी को दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपके एक वोट की ताकत के कारण हुआ है, आपके कारण हुआ है। जो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं ना, वो जो पुण्य है, उस पुण्य के हकदार आप हैं।
जिस गरीब को पक्का घर मिला है, उसका जो पुण्य है, उस पुण्य के हकदार आप है। जिस गरीब को मुफ्त राशन मिला है, जिस गरीब का चूल्हा जलता रहा है, उसके कारण जो पुण्य मिला है, वो पुण्य के हकदार आप है, आपका वोट है। साथियों, 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया, तो देश ने वो फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप सोचिए, अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती, तो क्या क्या हुआ होता। कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते। कांग्रेस सरकार कुछ न करती। कांग्रेस होती तो ना हमारे फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपया मिलते। कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। कांग्रेस होती तो कोरोना के समय ना किसी को मुफ्त राशन मिलता और ना ही किसी को मुफ्त वैक्सीन मिलती। कांग्रेस होती तो देश में महंगाई से हाहाकार मचा होता। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि टोंक में इस वक्त चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो महंगाई देश में अपने चरम पर होती, और साथ ही साथ इससे पहले भी कई तरह की जो अनियमितताएं कांग्रेस के शासनकाल में रही हैं उनका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश है वो बदलाव चाहता है और लगातार पिछले 1 दशक में ये बदलाव अब देखा गया है। वहीं अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो आपको बता दें यहाँ के जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में मतदान होगा। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सक्ती जिले के जेठा गांव स्थित कॉलेज मैदान में चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने खास बातचीत की। बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितना खास? मोदी जी को देश ही नहीं दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेता मानती है जनता जनार्दन, और मोदी जी लगातार छत्तीसगढ़ आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ से उनका नाता बड़ा अटूट है। वो संगठन में थे तब भी छत्तीसगढ़ में लगातार काम करते रहे हैं, और बड़े सौभाग्य की बात है कि सक्ती जैसे छोटे से जगह में देश का इतना लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आ रहा है। इस चीज को लेकर के इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता बंधु बहुत उत्साहित हैं और सभी उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? मोदी की गारंटी सबसे बड़ी बात, माताओं बहनों के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला करके 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभाओं में स्थापित करने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि एक स्पष्ट मजबूत नेतृत्व, सशक्त संगठन, 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड और आने वाले 25 सालों में
25 सालों का विजन जिससे भारत विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 तक, तो जिस पार्टी के पास नेतृत्व है, संगठन है, ट्रैक रिकॉर्ड है और विजन है, उसी को देश की जनता जनार्दन स्वीकार करेगी। यही हमारा एजेंडा है। आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ में कितनी सीट? 11 में 11 सीटें। मोदी जी की यहाँ लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी भी है, दूसरा राहुल की भी गारंटी छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं। कांग्रेस एक दुविधा में फंसी हुई पार्टी है। वो जानती है कि राहुल जब तक है वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उससे बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं। कांग्रेस डूबती नाव है, वो विडंबना में फंसी हुई कांग्रेस है। साफ तौर पर सुन रहे थे, ये कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों में काफी उत्साह है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, शक्ति। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद महासमुंद में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज उनकी 2 जनसभाएं जो हैं छत्तीसगढ़ में होंगी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में मशरूफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों की पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनावी रैली करने वाले हैं। सबसे पहले अमित शाह पश्चिम बंगाल की मालदा दक्षिण लोकसभा सीट पर रोड शो करेंगे। इसके बाद अमित शाह पश्चिम बंगाल के रायगंज लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को अमित शाह महाराष्ट्र के अकोला लोकसभा क्षेत्र में विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और शाम को 7 बजे गृह मंत्री बेंगलुरु साउथ लोकसभा क्षेत्र में एक भव्य रोड शो करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनावी शंखनाद कर रही है। चौथे चरण के चुनाव के लिए झारखंड में नामांकन पत्र दाखिल करने का काम तेज हो गया है। आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एक रोड शो भी होगा और बाद में एक चुनावी जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करने वाले हैं। इस चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की ये पहली रैली है। उधर कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा भी आज खूंटी के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में 2 चुनावी सभाएं करेंगी। प्रियंका गांधी कर्नाटक के चित्रदुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और बेंगलुरु में चुनावी रैली कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। उत्तर प्रदेश से जुड़े 2 दिग्गज नेता अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनाव प्रचार को धार देंगे, तो बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी के अलीगढ़ और मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार के पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और मुंगेर में अपने गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग मुद्दों पर बयानबाजी हो रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण और संपत्ति सर्वे जैसे मुद्दे अब गर्मा गए हैं। साथ ही यूपीए सरकार के कार्यकाल में आरक्षण की कोशिशों पर भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस के संपत्ति सर्वे के वादे पर प्रधानमंत्री मोदी के पलटवार के बाद यूपीए सरकार के दौरान मुसलमानों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देने के साथ धर्मांतरित दलित मुसलमान और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की कोशिशों पर नए सिरे से बहस छिड़ी है। कांग्रेस न्याय पत्र पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने संपत्ति सर्वे को बहुसंख्यकों की संपत्ति घुसपैठी और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांटने का आरोप लगाया था। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे
जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। दरअसल पीएम मोदी के इस मुद्दे को उठाने से पहले ही कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था कि हम पहले ये निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करेंगे कि कितने लोग अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इसके बाद धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत हम एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स पूरे देश में छाई रही, वायनाड में उसकी वापसी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने राहुल गांधी को धमकी दी। इसके बाद उन्होंने वायनाड से कांग्रेस के झंडे निकाल दिए। दरअसल आईयूएमएल केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन का एक प्रमुख हिस्सा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का नॉमिनेशन हुआ, मुस्लिम लीग ने उनको धमकी दे दिया कि यार जाना है तो मेरा फ्लैग लेके जाना है। राहुल ने बोला भाई कांग्रेस का फ्लैग भी नहीं, तुम्हारा फ्लैग भी नहीं, हम लोग अकेला बिना फ्लैग को ही नामांकन देने जाऊंगा। केरला में राहुल गांधी ने तुष्टीकरण का राजनीति किया, अपना फ्लैग भी इस्तेमाल नहीं किया। वायनाड से कोई उनका प्यार नहीं है, आप लोगों से कोई प्यार नहीं है। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में यहां के लोग किन मुद्दों पर मतदान करेंगे, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा की इस रिपोर्ट में। डीडी न्यूज का चुनावी सफर आज पहुंचा है तीसरे चरण की लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी, और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये मशहूर पर्यटन स्थल है बुलंद दरवाजा। किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार का भाग्य यहाँ पर जनता बुलंद करने वाली है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे इस चुनावी गपशप में। फतेहपुर सीकरी में पहुंचे हैं इस जगह से कि कितना बदला है फतेहपुर सीकरी और क्या जनता के मुद्दे हैं। राजकुमार सांसद जी जो हैं वाकई सांसद जी के लायक हैं। बढ़िया काम उन्होंने विकास के लिए और तमाम जो मुद्दे यहाँ मजदूरों के लिए बात रखी है। कांग्रेस ही आना चाहिए, गवर्नमेंट कांग्रेस की ही बनना चाहिए। क्यों भाई कांग्रेस को आना? बीजेपी ने क्या करा है अब तक? बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। सिलेंडर पहले 450 का था, कांग्रेस के टाइम में अभी 900 रुपये का है। फतेहपुर सीकरी में भाई साहब यह टाइम पे दौर चल रहा है इस वक्त कांग्रेस का। इस तरह से देश भर से और बाहर से भी पर्यटक आते हैं फतेहपुर सीकरी में। आप देखिए, आपको लगा कि पर्यटन के लिहाज से विकसित किया गया है, कुछ काम किया गया है? हाँ, काम किया गया है, काफ़ी अच्छा है और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। 50-55 साल से यहाँ फतेहपुर सीकरी में कोई भी काम नहीं हुआ। मोदी सरकार बहुत दे रही है, अनाज भी दे रही है, वो भी दे रही है, खूब दे रही है। इसलिए योगी और मोदी उन्हीं के नाम से पड़ता है वोट, राजकुमार के नाम से थोड़ी पड़ेगा वो। चुनाव का मुद्दा बढ़िया है, मोदी को वोट देंगे और क्या करें। मोदी ने जो काम किए फिलहाल तो अच्छे किए, देश हित में काम किए। धारा 370 वगैरह जैसे और भी मुद्दे, मंदिर का निर्माण हुआ और घर घर गैस कनेक्शन, घर घर बिजली योजना जो, अगर पानी कमी थी, पानी कमी पूर्ति हो गई थी, सब बात है। काम तो खैर अच्छा हो रहा है, लेकिन ये कि कोई रोजगार नहीं है। ना पर किसी को कोई एक्सरे कराना होता है तो आगरा या भरतपुर जाना पड़ता है। फतेहपुर सीकरी में कोई सुविधा नहीं है, ना तो कोई बढ़िया इंटर कॉलेज, ना डिग्री कॉलेज, ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल। मुकाबला किससे? शाम को मतलब कोई अगर बीमार पड़ जाए तो आगरा लेके भागो। ऐसे में क्या नतीजा होगा, इस सीट पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। तो चुनावी गपशप में फतेहपुर सीकरी में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, फतेहपुर सीकरी लोकसभा। वहीं पूर्णिया की अगर बात की जाए तो यहां एक सभा में तेजस्वी यादव ने राजद के बजाय एनडीए को वोट दिए जाने की अपील
के बाद सीमांचल की सियासत गरमाई हुई है। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्णिया के निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी के इस बयान से गलत संदेश जाएगा। डीडी न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि अगर मैं राजद के टिकट पर मधुपुर से चुनाव लड़ लेता तो मैं अच्छा हो जाता, और नहीं लड़ा तो इस तरीके का प्रपंच किया जा रहा है। कांग्रेस को एक बार फिर विचार करना चाहिए। हमारे संवाददाता राजेश राज ने पूर्णिया में पप्पू यादव से विशेष बातचीत की। तेजस्वी यादव कैंप कर रहे हैं पूर्णिया में, क्या डर गए हैं वो पप्पू यादव से? सब कुछ उनको स्वागत करें, अब उनकी फितरत क्या है भाई। आप मैं तो कह रहा हूँ दोनों बहन के लिए चलिए, हम लोग मिल के लड़ते हैं। लालू जी का सम्मान है, लेकिन आप इस तरीके से आप कैसे इस देश के लोकतंत्र के साथ धोखा कर सकते हैं? कैसे आप विचारों का डेमोक्रेसी आज उन्होंने पूर्णिया की एक सभा में कहा कि आप इंडिया को चुनिए या एनडीए को चुनिए, यानी पप्पू को मत चुनिए। उन्होंने कहा कि आप नहीं देना चाहते हैं बीमा जी को तो आप इंडिया को दे दीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, साफ साफ उन्होंने बोली, मैं साफ साफ कह रहा हूँ इंडिया को दे दीजिए। तीसरा क्या होता है? तीसरी की ताकत क्या होती है? तीसरा देश में क्या है? या तो इंडिया है या तो इंडिया है। तो अब तो दुनिया, इसका असर तो बहुत बुरा पड़ेगा ना भाई। क्या लगता है कि आप पप्पू यादव, कांग्रेस को विचार करना चाहिए। पप्पू यादव को ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ आरजेडी का मैच फिक्स हो गया? मैं इस पे नहीं, तो मैं उन लोगों के बारे में उन लोगों की तरह नहीं बात करूंगा। आरजेडी में हम होते हैं तो बहुत अच्छे, आरजेडी में ज्वाइन कर लेते, मधेपुरा लड़ लेते, तब हम इंडिया तब हम बीजेपी भी टीमों नहीं होते। डी राजा की पत्नी चुनाव लड़ ली इनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, वो कौन टीम है? ममता दीदी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है तो वो कौन टीम है? पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो कौन टीम है? आप इस बात को समझिए, तो समझना पड़ेगा हम सब लोग। पप्पू यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि पूर्णिया एक बार फिर इतिहास रचने वाला है। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, रुपौली, पूर्णिया। वहीं पूर्णिया के साथ साथ अगर बात की जाए राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की, तो इस बार सबकी निगाहें इस सीट पर भी लगी हुई हैं। भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बनी इस सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। सरहद से सटी इस संसदीय सीट पर आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है। आइए देखते हैं ओपी यादव की एक ग्राउंड रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस संसदीय क्षेत्र में वैसे तो इन दिनों लू के थपेड़ों के साथ सूरज की गर्मी आग उगल रही है, लेकिन चुनावी सरगर्मी के चलते सियासी पारा भी अपने चरम पर है। भाजपा ने यहां से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को फिर से मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने RLLP से आए उम्मेद राम बेनीवाल को टिकट दिया है। वहीं शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी निर्दलीय पर्चा भरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। चुनावी प्रचार में मिल रहे भारी समर्थन से उत्साहित भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद देश प्रदेश में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। मोदी सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल के अंदर जो काम किए हैं, वो काम आज उन जनता के दिलों में बस चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी जनता के दिल में बस चुके हैं। चुनावी मुकाबले में सियासी समीकरण ढूंढ रहे कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेद राम बेनीवाल भी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के वादे के साथ साथ जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। और जो राष्ट्रवाद की सबसे ज्यादा बातें कर रहे थे, वो निर्दलीय के रूप में भी उसके साथ में लोग लगे हुए हैं। तो लोग सब समझते हैं कि असली में जन सेवा करने वाला कौन है। रियल और रील में के अंदर लोगों ने समझ फर्क महसूस कर लिया है। उधर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे रविंद्र सिंह भाटी वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श बताते हैं, लेकिन चुनावी रण में युवाओं के सहारे भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ रही है
और जाहिर सी बात है कि कैसे क्या हो रहा है ये जनता को पता है, पर मुझे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों पे, युवा साथियों पे और मातृशक्ति पे भरोसा है। वो इस रविंद्र के इस साफे का मान कभी कम नहीं होने देंगे। चुनावी प्रचार में नारी शक्ति भी पूरे जोर शोर से जुटी है। घर में चौपाल चर्चा करने के साथ महिला मंडली मोहल्लों में जाकर अपने अपने दलों के समर्थन में वोट मांगने की अपील कर रही है। आज आप गांव के किसी भी घर में चले जाइए तो आपको हर घर में शौचालय मिलेगा, हर घर में। कौन सा भी हमें नेता बने, भले बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हमें बस जनता का, पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए और उनके बस खाली। गौरतलब है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस सीट पर लगभग 22 लाख मतदाता हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4.5 लाख मतदाता जाट समुदाय के हैं। राजपूत मतदाता 3 लाख, मुस्लिम मतदाता 2,70,000 के करीब हैं। वहीं SC/ST वोटर 4 लाख के संख्या में मौजूद हैं। यहाँ 6.5 लाख वोट OBC समुदाय के हैं। जाट मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजपूत समुदाय के रविंद्र भाटी ने ताल ठोककर न केवल चुनावी समीकरण बदल दिए हैं, बल्कि त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले को रोचक भी बना दिया है। जीत किसके सेहरा बांधेगी ये तो आगामी 4 जून को पता चलेगा, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के चलते यह सीट न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में चर्चित हो गई है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इस सीट पर भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। साथ ही ऐसी कई अन्य सीटें हैं जहां पे इन चुनावों में जो दिलचस्पी है वो लगातार बढ़ रही है। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज पर। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे भारत में जो चुनाव का माहौल है वो इन दिनों देखा जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी लोगों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साह है। जम्मू निर्वाचन क्षेत्र के रियासी से देखिए हमारी संवाददाता नंदिता डागर की एक खास रिपोर्ट। पूरे भारत में चुनाव का मौसम है और सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ये फसल का भी मौसम है। 80 वर्षीय किसान बोधराज शर्मा अपनी गेहूं की फसल की कटाई में व्यस्त हैं। जब वो बच्चे थे तब विभाजन के समय वो लाहौर से भारत आए थे। वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं। हालांकि वो अभी भी अपनी फसलों के लिए 12मासी जल आपूर्ति की कामना करते हैं। फसल पक जाता है तो कहीं कहीं बारिशें ज्यादा हो जाती हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई शेड बनाए या कुछ करें। ये बाहर में रहता है, सड़ जाता है। कम से कम खेतों जिम्मेदारों को तरपालें मिलें, उसका कोई साधन मिले। पानी नहीं लगता है इनमें, ये बगैर पानी के हैं। पानी हो तो दुगनी फसल हो जाती है, 4 फसल ले सकते हैं हम ऐसे 2 ही ले सकते हैं। उनके बेटे और पत्नी खेत में उनकी मदद करते हैं। उनकी पत्नी तारा देवी के पास अब LPG गैस कनेक्शन है, लेकिन कभी कभी उन्हें मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पसंद है। वो ये सुनिश्चित करती हैं कि अन्य महिलाएं भी मतदान करें।
साथ ही जम्मू कश्मीर में चीजें तेजी से बदल रही हैं, इसलिए महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं। जब का बोर्ड बना है ना, जब से डाल ही रहे हैं हम, आप बोलते हैं उसको डालो बोर्ड नहीं अपना खजाना का भी। ये सब बहुत सुखद लग रहा है जब बोधराज शर्मा अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे हैं और वो रात के खाने के लिए हरी सब्जियां बना रही हैं। यहाँ रियासी में बोधराज शर्मा जैसे कई किसान एक बहुत ही सुकून भरा जीवन और सुकून से खेती कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें छोटी छोटी दिक्कतें नहीं होती। लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने एक बात ठान रखी है कि वो पोलिंग डे वाले दिन जरूर वोट करेंगे। कैमरा पर्सन पीके के साथ रियासी, जो जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। कला क्षेत्र से सम्मानित हुई कजरी विधा से जुड़े उर्मिला श्रीवास्तव ने पद्मश्री मिलने पर खुशी जताई। उर्मिला श्रीवास्तव ने अपनी कला यात्रा को लेकर कहा कि बचपन से ही उनके तन मन में कजरी बसा हुआ है। हमारे साथ अभी जो शख्सियत मौजूद हैं, उनके लिए बस इतना कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे भारत के लोक संगीत को, लोकगीत को विश्व पटल के सामने ऐसे आज वो लोकगीत लोगों की ज़ुबान पर हैं, छा जाते हैं वो संगीत। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़। धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप मुझे अपने सफ़र के बारे में बताएं, क्योंकि लोक संगीत तो वो अपने आप में आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल। जब हम रहे होंगे 8-10 साल के, तो ये चारों तरफ गाना सुनते थे रोजाना, तो सुनते सुनते इतना मीठा जैसे कोई रस घोल दिया हो, तो हमें इसी में फिर शौक हुआ। धीरे धीरे हम कुछ गाने में बढ़ते गए, पढ़ाई में बढ़ते गए ऐसे। तो ये सफ़र हमारा गाने का स्टेप बाय स्टेप कठिन तो रहा, लेकिन अच्छा रहा। संगीत एक आग है और अगर वो किसी के अंदर लगी हो तो चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हो, वो तो गाए, चाहे जो परिस्थिति हो। कोई आदमी बढ़ना चाहे या बढ़ के निकल गया है तो उसको परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती है। आपका आज कुछ बोलना ना उन हजारों लाखों लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात। अगर आपको में लगन है गाने की, हाँ कुछ भी किसी भी चीज़ की लगन है, तो आप उस पर बढ़ते जाइए, आप पीछे मत मुड़ के देखिए। हाँ, आपको तेज़ी से नहीं बढ़ना है कि हम आज यहाँ हैं चले जाएं, थोड़ा थोड़ा ही बढ़िए, तिल तिल बढ़िए, लेकिन बढ़ते जाइए। कि मेरे दर्शकों के लिए आप वो कजरी कैसे खेले जैबू, भाभी कहती है कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, और बदरिया घेरे आए नदी, कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आए नदी। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर महिला, वैसे तो कोई भी कुछ चाहे मन में करने के लिए तो वो कर सकता है, लेकिन अगर महिला को, कहते हैं ना कि अगर चिड़िया को पंख मिल जाए तो वो कहीं भी उड़ के जा सकती है और उसकी उड़ान का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम बात कर रहे थे अभी मैडम के साथ में, कैमरा पर्सन मोहित के साथ, मैं डॉक्टर सोया शर्मा, डीडी न्यूज़ दिल्ली। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात की जाए त्रिपुरा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र की, तो यहाँ 26 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारी संवाददाता दीपिका महतो ने चुनाव आयोग त्रिपुरा के सीईओ पुनीत अग्रवाल से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने त्रिपुरा में चुनाव आयोग के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। त्रिपुरा में फर्स्ट फेज की पोलिंग 19 अप्रैल को हो चुकी है, जो त्रिपुरा वेस्ट में थी, और अब पूरी तैयारी है त्रिपुरा ईस्ट की पोलिंग की, जो कि 26 तारीख को है। और फिलहाल हमारे साथ इलेक्शन कमीशन सीईओ त्रिपुरा श्री पुनीत अग्रवाल जी हैं। त्रिपुरा वेस्ट के इलेक्शंस की बात करते हैं और जिस तरीके का टर्नआउट रहा, क्या चैलेंजेस थे आप लोगों के लिए यहाँ पे पोलिंग कराना, और यहाँ की स्थिति को देखते हुए क्या क्या मुश्किलें आपने फेस की? सर, त्रिपुरा में एक्चुअली जो लास्ट इलेक्शन हुए थे लोकसभा में 2019 में, उस समय हमारे यहाँ 168 पोलिंग स्टेशन में रीपोल हुआ था। उस समय वायलेंस को लेके त्रिपुरा काफ़ी न्यूज़ में आया था। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कैसे हम वायलेंस फ्री पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराएं। उसके लिए हम लोगों ने पहले इंश्योर किया कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें
जो वेबकास्टिंग की फैसिलिटी रहे, मतलब सभी पोलिंग स्टेशंस में लाइव वेबकास्टिंग के थ्रू हम देखें कि वहाँ इलेक्शन पीसफुल वे में हो रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेज उसको हमें कैसे हम बेस्ट ऑप्टिमल वे में यूज करें, उसके लिए हमें टोटल 100 कंपनीज मिली, 85 में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज थी, तो उनको हमने इंश्योर किया कि हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज की प्रेजेंस रहे, ताकि जो वोटर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस रहे कि फोर्सेज हैं जो न्यूट्रल इम्पार्शियल वे में उनको सिक्योरिटी प्रदान कर रही हैं। इससे लोगों के बीच हमने ये भरोसा कायम करने का प्रयास किया कि वो बिना किसी भय के अपनी स्वेच्छा से वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक आए। और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं दिखा, जब हमने देखा त्रिपुरा वेस्ट में, त्रिपुरा ईस्ट के लिए अब कैसी तैयारी है? ईस्ट में भी और चैलेंजेस हैं हमारे जो ईस्ट में अगर हम देखेंगे, वेस्ट एक्चुअली 2 डिस्ट्रिक्ट्स को 4 डिस्ट्रिक्ट में आता है, मेनली स्टेट जो कैपिटल है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वो, एंड उसके साथ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, उसमें मेन कवरेज आता है। हमारा जो ईस्ट वाली सीट है, जो सेकंड त्रिपुरा की सीट है जो पोलिंग में जाएगी, उसमें 6 स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं आउट ऑफ टोटल 8, और वो डाउन नॉर्थ से लेकर अप डाउन साउथ तक। तो उसमें चैलेंजेस हैं कि हमारी टोटल पोलिंग स्टेशन काफी स्प्रेड आउट हैं, और उसके लिए हमें वहां तक पोलिंग पार्टीज को लेके जाना और उनमें फोर्सेस डिप्लॉय करना, वो एक चैलेंज है। और इस एरिया में मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। त्रिपुरा में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो उनके एरियाज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा आते हैं, तो उसको भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कैसे ट्राइबल नॉन ट्राइबल मिक्स में भी हम पीसफुल इलेक्शन इंश्योर करा पाए। तो ये सुना आपने श्री पुनीत अग्रवाल, जो कि है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इलेक्शन कमीशन त्रिपुरा के। त्रिपुरा ईस्ट में अब इलेक्शन होने जा रही है जो कि 26 तारीख को है, और उसको लेकर इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी है। वोटर्स में अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है और एक्साइटमेंट भी साथ साथ क्रिएट की जा रही है। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ दीपिका, डीडी न्यूज त्रिपुरा। केदारनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के बाद अब बारी है मिर्जापुर के विंध्य कॉरिडोर की। विकास के साथ विरासत को संभालने की श्रृंखला में मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल में तीर्थ यात्राओं की संख्या में 2 से 3 होने का जो अगर बात की जाए इजाफा हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? इस पर निर्माण कराया जा रहा है नवीन विंध्य कॉरिडोर, जिसने न सिर्फ तीर्थ यात्रियों के दर्शन को और भी सुगम बनाया है, बल्कि आसपास के इलाकों में आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने में मदद की है। लेकिन क्या 2024 के आम चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। इस वक्त हम आ चुके हैं मां विंध्यवासिनी के धाम, जो कि विंध्याचल के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि जनपद का नाम मिर्जापुर है, और कहते हैं कि मीर मतलब समुद्र, जा जो उत्पन्न हुई, उनका पुर यानी महालक्ष्मी का पुर। और ये जो मंदिर है विंध्यवासिनी मां का मंदिर है, यहाँ पर भी जो कॉरिडोर के निर्माण से आने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। ये तो ऐसा क्षेत्र है कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं, तो आप लोगों को किस तरह का माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा है। अभी जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है मोदी जी की, आप देखिए यहाँ माँ के यहाँ हम लोग आते थे, बहुत परेशानी होती थी। आज कितना बदला हुआ नज़ारा है और बहुत अच्छा रहेगा। आप पहले भी आई होंगे यहाँ पर, कितना बदलाव हुआ है और चुनाव में ओवरऑल क्या लग रहा है? पहले नहीं, मैं बार बार आती हूँ, हर महीने में आती हूँ, और बहुत बदलाव है, बहुत अच्छा है, बहुत आराम से दर्शन होता है, इतना धक्कम धुक्की नहीं होता है। कितना खूबसूरत नज़ारा हो गया माता रानी का। रोड बहुत अच्छा हो गया। रोड पहले की सरकार में रोड बहुत ख़राब था, ये आने में बहुत कष्ट होती थी, लेकिन अब बहुत आराम है, हम लोग बहुत खुश हैं। लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, तो हम लोग उसी पे सवाल कर रहे हैं कि भाई लोगों के मन में है क्या? ऐसा है कि आवश्यकताएं तो कभी कम नहीं होती, जितना भी करिए कम ही है। अपेक्षाएं लोगों की मोदी जी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कितना ही काम करेंगे तो कुछ न कुछ तो कमियां रहेंगी ही। मेरे हिसाब से अगर ये 5 साल और मिलता है तो काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ भारत में। भ्रष्टाचार पे प्रहार तो बड़ा हो रहा है, लेकिन अभी निचले स्तर पे जो अधिकारी वर्ग है, जिसको लगाम कसने के लिए जो हमारी स्टेट की सरकारें हैं, उनको काफ़ी ध्यान देना होगा। अब अकेले मोदी जी तो वहाँ से नीचे तो नहीं देख सकते ना। तो उम्मीद मिर्ज़ापुर से भी यही है कि वो विकास के लिए लोग वोट करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने
समय पर मतदान के समय घर से बाहर निकलें और जाकर के अपने चुनाव के जो अधिकार है उसका प्रयोग ज़रूर करें। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, विंध्याचल, उत्तर प्रदेश। तो इस चुनावी समर में हर ओर हम देखते हैं किस तरीके से चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं और साथ ही मतदान के लिए हर कोई जागरूक भी है। और आइए अब देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनावों का सिलसिला बढ़ता रहा, उसमें मतदान केंद्रों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता रहा। 1951 और 52 में देश के पहले लोकसभा चुनाव में 1,96,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं साल 1957 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 2,20,000 से अधिक थी। इसके अलावा 1984 और 85 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 5,06,000 से अधिक थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 9,27,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या 10,37,000 से अधिक थी। बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की तो देश में लगभग 10,50,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज़। तो 24 की चुनौती यानी चुनाव से संबंधित बस खबरें इतनी ही, बाकी कुछ और भी खबरें हैं। अब आइए उनका रुख करते हैं। पतंजलि की ओर से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है कि उन्होंने 67 अखबारों में माफ़ीनामा छापा है। कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि हलफनामा सुनवाई से बस एक दिन पहले दाखिल किया गया, जिसके चलते जज इसे पढ़ नहीं सके। कोर्ट ने कहा कि देश भर में इस तरह के विज्ञापन छप रहे हैं। हम उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को भी मामले में पक्षकार बनाकर उससे भी सवाल पूछेंगे। देश भर के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को भी पक्षकार के रूप में जोड़ा जाएगा और उन्हें भी कई सवालों के जवाब देने होंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल की कस्टडी पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। इसके बाद 23 अप्रैल तक उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई थी। केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। और आइए बात करते हैं मौसम की। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक देश के पूर्वी हिस्सों में लू यानी गर्म हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा। बुधवार से इसका दायरा और बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में भी लू चलने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने भीतरी कर्नाटका, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी तेज गर्मी पड़ने की आशंका जताई है। ओडिशा, रायलसीमा, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में तेज और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान बना हुआ है। वहीं रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की है। इसके तहत अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 1 से 21 अप्रैल के बीच 41 करोड़ से अधिक लोगों ने रेल यात्रा की। रेल यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर वरिष्ठ अधिकारी और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को भी तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना के जहाज INSV तारिणी अपने ऐतिहासिक ट्रांसओशनिक अभियान में विजयी होकर वापस लौट आया है। ये अभियान लगभग 2 महीने चला। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाके और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाई द्वारा इस अभियान को डबल हैंडेड मोड में संचालित किया गया। इसके साथ ही दोनों लेफ्टिनेंट कमांडर इस अभियान को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला अफसर बनी हैं। अभियान के दौरान दोनों अफसरों को भयानक समुद्री तूफानों और लहरों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय नौसेना ने अपने बयान में कहा कि अब ये दोनों अफसर अपने अगले अभियान की तैयारी कर रही हैं। अगले अभियान का नाम सागर परिक्रमा होगा, जिसे सितंबर में INSV तारिणी की मदद से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
और आइए बात करते हैं कारोबार जगत की भी। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। इसको देखते हुए खासतौर से अगर बात की जाए तो देश और दुनिया की ज़्यादातर रेटिंग एजेंसियां ने भारत की ग्रोथ रेट के अपने अनुमान में बदलाव करते हुए इससे बढ़ाया भी है। अब रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC के सदस्य शशांक भिरे का कहना है कि अनुकूल मानसून, उच्च कृषि उत्पादकता और बेहतर वैश्विक व्यापार की बदौलत भारत मौजूदा वित्त वर्ष और उसके बाद भी 7% ग्रोथ रेट को बनाए रख सकता है। बीते वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट करीब 8% रहने का अनुमान है। भिड़े ने कहा कि वैश्विक मांग में सुधार की रफ्तार काफ़ी सुस्त है, साथ ही सप्लाई चेन के साथ भी दिक्कत है। अगर मौजूदा भू राजनीतिक तनाव जल्दी खत्म नहीं हुआ तो इससे डिमांड सप्लाई का समीकरण बिगड़ सकता है और कीमतें बढ़ने का जोखिम भी रहेगा। कई बार बाढ़ या सूखे जैसी कुदरती आपदाओं से भी कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। हमें इनका प्रभाव कम करने की तैयारी भी करनी होगी। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने घरेलू मांग की स्थिति और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी का हवाला देते हुए वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया था। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया था। और आइए बात करते हैं इडा के नए नियम की। जी हां, जिसके तहत अब कोई भी आसानी से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद सकेगा। अब से पहले नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ 65 वर्ष की उम्र तक ही खरीदी जा सकती थी। 1 अप्रैल से लागू हुए नियम के अनुसार अधिकतम उम्र की सीमा को हटा दिया गया है, जिससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर इडा ने बड़ा और अहम फैसला लेते हुए स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए उम्र सीमा को हटा दिया है, जिससे अब हेल्थ केयर सिस्टम तक सबकी पहुंच काफी सरल और सुगम हो जाएगी। अब 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकेंगे, जबकि पुराने गाइडलाइंस में नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अधिकतम उम्र 65 वर्ष थी। यानी 65 से अधिक उम्र के लोग अब तक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाते थे। इडा के इस फैसले से बुजुर्ग लोगों को बड़ा सहयोग मिलेगा। इडा के अनुसार बीमा कंपनियों को अब ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाने होंगे जो कि हर उम्र के लोगों पर लागू होते हों। साथ ही कंपनियों को सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, बच्चे और मातृत्व को ध्यान में रखते हुए भी प्रोडक्ट लाने होंगे। साथ ही इडा ने कहा है कि पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के हिसाब से भी कंपनियों को बीमा पॉलिसी लानी होगी। इडा ने स्पष्ट कर दिया है कि कंपनियां कैंसर, हार्ट, गुर्दे की समस्या और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने से मना नहीं कर सकेंगी। साथ ही पॉलिसी लेने वालों को प्रीमियम भरने के लिए इंस्टॉलमेंट का विकल्प भी दिया जाएगा। इडा के नए नियमों के अनुसार जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां अब ट्रेवल पॉलिसी भी दे सकेंगी। साथ ही आयुष इलाज के कवरेज की कोई लिमिट नहीं होगी। आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी में बिना किसी कैप के सम इंश्योर्ड तक का कवरेज हासिल होगा। साथ ही मल्टीपल क्लेम की भी इजाजत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी। और वहीं अगर आज की हम बात करें तो देश भर में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा, अखंड रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। वहीं हर जगह सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि देश भर के मेरे परिवारजनों को हनुमान जयंती की असीम शुभकामनाएं। पवन पुत्र का समर्पण भाव समस्त राम भक्तों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। उनकी कृपा से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिले, यही कामना है। जय बजरंग बली। अपने संदेश के साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता। सो सब तब प्रताप रघुराई,
नाथ न कछु मोरी प्रभुता, यानी अपने हर काम, अपनी हर सफलता का श्रेय हमेशा उन्होंने प्रभु राम को दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कारण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है प्रभु राम के कारण हुआ है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और जाने माने फिल्म निर्देशक दत्तात्रेय अंबादास मायालू महाराष्ट्र के अमरावती के निवासी हैं। कला श्रेणी में पद्म भूषण पुरस्कार मिलने के बाद इन्होंने अपनी निर्देशकीय यात्रा के कई पहलुओं पर बात की। उन्होंने अपने फिल्मी सफर के बारे में कई अनछुए पहलू भी साझा किए। हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्री दत्तात्रेय जी से, जानी मानी हस्ती निर्देशन के क्षेत्र में। सर, आपका डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने इस सफ़र के बारे में। मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा ये सोचा भी नहीं था। मैं स्कूल में गैदरिंग में नाटक में भाग लेता था और वो मेरी आदत पता नहीं रुकी नहीं। स्कूल में जैसा पढ़ता गया, आगे चलता गया, वैसे एक एक कदम मेरा ये नाटक के बारे में और बढ़ता गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस मोड़? ये इतना अच्छा लगा मुझे कि पूरे इंडस्ट्री ने, महाराष्ट्र ने मेरा सम्मान किया है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को और देश को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने मन में से अहम निकाल ले, समाज के साथ प्रीति रखे, प्यार रखे, उनके लिए कुछ कर सकते हैं ऐसे काम करो, तभी आदमी सीधा हो जाएगा और आदमी बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे दत्तात्रेय जी से, जिन्होंने आपको बताया कि अगर आपके मन में दिशा सही है और आपके मन में एक अच्छी मंशा है, आप अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ते हैं, तो सफ़र चाहे जितना भी कठिन हो लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं खासतौर से मलेशिया की, जहां नेवी के 2 हेलीकॉप्टरों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। मलेशिया की रॉयल मलेशियाई नेवी के सालाना कार्यक्रम की रिहर्सल के दौरान दोनों मिलिट्री हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। नेवी की ये रिहर्सल आज लुमुट के रॉयल मलेशियन नेवी स्टेडियम में हो रही थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर की दूसरे हेलीकॉप्टर से टक्कर होते हुए देखी जा सकती है। ये दोनों हेलीकॉप्टर फेनेक M5026 और HOM M5033 थे। और आइए बात करते हैं खेल जगत में IPL की, जो यहाँ IPL में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। दोनों टीमों के बीच चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। तो जाना आपने इस वक्त की क्या कुछ खास खबरें थीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि डीडी न्यूज़ है भरोसा सच का।